संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो लाभप्रद रह रही होंगी। थोड़ी बहुत सहायता कर पाते हैं हम, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जितनी भी बन पा रही है कोशिश लगातार जारी है। और मैंने बोला है कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण जो कुछ संस्कृत में है संपूर्ण अध्ययन कराना है। उसके लिए चाहे 3 साल लगें, 4 साल लगें, 5 साल लगें, लेकिन कराते रहेंगे। हो सकता है जो वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए लाभ कम पहुंच पाए, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए ये लाभप्रद अवश्य रहेगा। कितना लाभप्रद रहता है वो उनके ऊपर भी थोड़ी सी डिपेंड रहता है, आश्रित होता है कि इससे लाभ कितना ले पाते हैं, वो उनका अध्ययन कैसा है, ये सारी बातें होती हैं। मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ और कुछ मित्र PDF की फिर भी मांग कर रहे हैं। मैंने बताया है कि PDF मुहैया नहीं करा पाऊंगा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है कुछ मित्रों ने मेरी वीडियो नहीं सुन ली हो तो दोबारा से फिर बता रहा हूँ। PDF चाहिए आपको तो ऐसे मित्रों को ढूंढें जो कंप्यूटर के थोड़े से मास्टर हों, या मानिए कि टाइपिंग वगैरह कर लेते हों, तो वो टाइप करके अगर यदि आपको दे दें तो आप उनसे ले लीजिए। मैं शायद नहीं दे पाऊँगा, ना मेरे पास इतना समय है, ना मैं इसके लिए किसी को हायर कर सकता हूँ। कोई मतलब नहीं है उसका किसी को किराए पर रखना पैसे दे करके। चलिए, ये बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास पूरा जान लिया है। यदि उसके उदाहरण संपूर्ण जानने हैं तो आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बनाऊंगा, लैपटॉप से बनाऊंगा। यदि आपको अच्छी लगती है तो बताना, अन्यथा तो मैंने वो खत्म कर दिया। आप उदाहरण पुस्तकों से देख सकते हैं। जो कुछ था वो बता दिया। अब तृतीय तत्पुरुष है। आज मैं तृतीय तत्पुरुष संपूर्ण बता दूंगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। 2 शब्दों की सिद्धि बताने का प्रयास करूंगा। आप बहुत विस्तृत में जान करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो सूत्रों की व्याख्या करने के उपरांत मैं उन शब्दों को बताऊंगा। तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका एक सूत्र पहले ले लेते हैं। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, है ना, ये पहला सूत्र है। इसको समझा दूं फिर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। इसमें शब्द हैं, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है तृतीय तत्कृतेन गुणवचनेन, ठीक है। और जो दूसरा है वो है तृतीय अर्थेन। समस्यते मैंने छोड़ दिया, समस्यते लगा लेना अपने आप से। तृतीय तत्कृतेन गुणवचनेन, गुणवचन शब्द को समझना कठिन पड़ जाता है और मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। कितना सफल रहता हूं वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसको यदि समझ लिया तो इसका तृतीय तत्पुरुष समास इसी पर पूरे आधारित है। बाकी सब बहुत सरल हो जाएगा, यही थोड़ा सा कठिन होता है समझना। गुणवचन का तात्पर्य क्या होता है? जो गुण है किसी का वो अंत में जाकर के एक विशेष नाम से जाना जाए, वही गुण, तो वो क्या हो गया? गुणवचन हो गया। पहले तो नाम था, लेकिन बाद में फिर वही नाम से जाना जाए तो वो गुणवचन के अंतर्गत आ गया। जैसे श्वेत है, श्वेत यदि किसी नाम से जाना जाए तो वो गुणवचन में चला जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण 3-4 उदाहरण हैं, मैं 2-3 बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। शंकुला, खंडा, ठीक है। अब शंकुला मतलब होता है सर, होता है छुरा। तो छुरे की प्रक्रिया, छुरे का जो गुण होता है वो किसी को काटना होता है, खंड करना होता है, टुकड़ा करना होता है, तो वो उसका गुण है। लेकिन जब वो खंड या टुकड़ा अपने आप में अलग से जाना जाए तो गुणवचन हो गया। तो शंकुला सरोते से किया हुआ उसका विशेष जो गुण विशिष्ट है, जो खंड या टुकड़ा, उसी का नाम गुणवचन है।
ये गुण भी है लेकिन गुणवचन भी है। ऐसे ही अगला एक और उदाहरण दे सकते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाए आपके। तो जैसे अक्षणा काणा है, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि आंख से काना है वो, इसमें कोई गुण नहीं है। आंख किसके कारण से काणी हुई तब वो प्रक्रिया लगती है। ऐसे यहां खंड किसी का कह दिया जाए तो खंड समझ में नहीं आएगा आपके पूरी चीज। तो खंड यहां पर जब तक बताएंगे नहीं, किससे, क्रिया के द्वारा जो विशेषता होती है वो जब नाम से जानी जाती है तब वो प्रक्रिया गुणवचन कहलाती है। जैसे किरीकाणा, अब किरीकाणा कहते ही ये काणा जो है, काणा तो किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, गुण हो सकता, गुण का मतलब विशेषता ही होती है एक तो गुण, अब वो कैसे लगाया था वो अलग बात है। तो किरी मतलब उस एक प्रक्रिया के द्वारा, किरी नामक एक कोई कीड़ा है उसके द्वारा काणी की हुई आंख, ये इसका पूर्वी प्रक्रिया है, ये गुण है उसका। किरी नामक जो कीड़ा है उसका गुण हो गया, उसको आंख काणी करने का गुण है उसमें। तो आंख जो हुई वो गुण हुआ उस कीड़े का, समझना इस बात को, जो कीड़ा है किरी नामक उसका गुण है उस आंख को काणा करने का। ऐसे ही जो खंड है वो गुण है उस छुरी का, उस सरोते का। तो गुण तो हुआ उसका, लेकिन जैसे ही ये अलग हो गया तो काणा जो शब्द बन गया पूरा अपने आप में, खंड जो शब्द बन गया वो अलग बन गया उससे गुण से, तो ये गुणवचन हो गया। जब भी अपने आप में ये अलग महत्व रखने लग जाते हैं तो वो गुणवचन हो जाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। नहीं समझ में आई? ऐसे इसमें एक और अगला उदाहरण दे रखा है, शलाका काणा। काणा शब्द तो है लेकिन काणा हुआ कैसे, शलाका यानी कि कील के द्वारा आंख काणी हुई, वो उससे पूरा क्या हुआ, गुण किसका, कील के कारण। कील गुण, इसमें गुण की जो कील है उसकी प्रक्रिया पूरी लागू हुई तो उसका गुण बन गया, यानी कि उसका पूरी प्रक्रिया लगने पर काणा हो गया। ये इस तरह से इसमें प्रयोग करते हैं गुणवचन। गुणवचन थोड़ा कठिन है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अलग जो गुण था किसी का वो अलग नाम से जाना जाता है तो गुणवचन हो जाता है, ये इसमें है। ठीक है। तृतीयार्थिन, तृतीयार्थिन अर्थिन, जैसे धान्येन, धान्यार्थ, धान्यार्थ मतलब धान्येन अर्थ। धान्येन, धान किसे कहते हैं, जो धान होते हैं, अनाज होते हैं, गेहूं होते हैं, बाजरा होते हैं, उन सभी के लिए धान्य बोला जाता है। कहीं कहीं केवल धान के लिए भी धान्य बोला जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन धान्य जो है आप मान के चलिए जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धान्येन अर्थ, अर्थ मतलब हेतु, प्रयोजन। धान्य के लिए, धान्य जो है उसको खरीदने के लिए या उसको प्रयोग करने के लिए या उसके हेतु के लिए, उसके प्रयोजन के लिए जो भी है, अब उसमें पैसे भी हो सकते हैं, उसकी दवाई भी हो सकती है। मान लीजिए धान में दवाई लगानी है तो कोई पूछे कि किसके लिए दवाई रखी है तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं धान्यार्थ, धान्य के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गई मित्र बात? चलो, ये तो बहुत सरल है समझना। ऐसे करके इसमें उसमें उदाहरण है, मैं इसमें समझाऊंगा आपको। अगले हम उदाहरण पर चलते हैं, सूत्र पे। दूसरा है पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण। ठीक है, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण। जब भी ये शब्द आ जाएंगे तृतीयांत शब्द सुबंत के साथ तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, सीधे सीधे ये शब्द आएंगे तो। ठीक है ना, जैसे मास पूर्वा, माता मातृ सदृश, पितृ सम, इस तरह से जब भी ये प्रयोग हो जाएंगे सीधे उसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। इसी में एक वार्तिक भी आता है, अवरस्योपसंख्यानम,
अवर से उपसंख्यानम मतलब यानी कि अवर शब्द है उसके साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। तीसरा कर्तृ करणयो कर्तकरणे कृता बहुलम। कर्तृवाचक और करणवाचक सुबंत के साथ में कृदंत शब्द से, कृत यहां क्या है, कृता क्या है, कृदंत शब्द है। कृदंत शब्द में हम जानते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप प्रत्ययों का भी अध्ययन करते रहिए, इसलिए मैंने प्रत्यय साथ में चलाए। एक बार हम एक वीडियो देखेंगे प्रत्ययों का, एक देखेंगे हम समास का, क्योंकि समास में बहुत सारे प्रत्यय प्रयोग होते हैं। तो कर्तृवाचक करणवाचक सुबंत के साथ में, कृदंत सबंत के साथ में, इसको भी सुबंत बोल सकते हैं आप, ठीक है। बहुलता से तृतीया तत्पुरुष समास होता है। हरित्रातः, है ना, तो क्या बन जाएगा, हरिणा त्रातः। त्रात जो शब्द है वो कत प्रत्यांत है, तो उसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये इससे तात्पर्य है। दूसरा, चौथा है कृत्यैर अधिकार्थ वचने। कृत्यैर अधिकार्थ वचने मतलब कृत प्रत्ययों में कृत्य संज्ञा अलग होती है। तब्बित तब्य अनियर वाले जो होते हैं सूत्र, उनकी कृत्य संज्ञा हो जाती है, तो उनके साथ में भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कैसे अर्थ में होता है, ये थोड़ा निंदा से संबंधित होता है, या मान के चलिए प्रशंसा से संबंधित होता है, जो भी है वो उससे संबंधित होता है। जैसे काक पेया, ये उसी से संबंधित है, और इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब उदाहरण बताएंगे तब इसको पूर्ण रूप से समझाएंगे। अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम से तात्पर्य क्या है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट टिपिकल हो जाता है समझाना ज्यादा। आप मान के चलिए व्यंजन शब्द जो है अन्न शब्द के साथ में, अब अन्न और व्यंजन, हम जो व्यंजन जानते हैं वो होते हैं जो पक चुके होते हैं, जो बन चुके होते हैं, उनको हम व्यंजन जानते हैं। लेकिन यहां पर भी वही चीज मान सकते हैं आप, और अन्येन, अन्न भी वही है। दो प्रकार की चीजें हैं, व्यंजन और अन्न, मतलब दो पकी हुई चीजों का जब मिलन हो जाता है तो वहां पर भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे दधोदना, दध्योदना, दध्योदना का मतलब दधी से मिला हुआ, उपसिक्त किया हुआ भात, ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। तो यहां दधी और ओदन दोनों अन्न और व्यंजनों का मिलन हो गया है, तो यहां तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। छठवां है वक्षेण मिश्रीकरणम। वक्षेण मिश्रीकरणम मतलब जो खाने योग्य हो, इसी से संबंधित है। ये तो पकी हुई थी, लेकिन ये खाने योग्य जो भी अन्न होते हैं, उन दो पदार्थों का, जो पदार्थ है खाने योग्य, उन दोनों पदार्थों को जो मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, और उनको कच्चे रूप में ही खाया जा सके, उनसे, उन शब्दों में जब दोनों मिलन होता है तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे गुड़धाना, गुड़ और गेहूं को जब मिलाया जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। गुड़ और तिल को जब मिलाया जाता है तो वो भी खाने योग्य हो जाता है। इन दोनों ऐसे शब्दों के साथ में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक, इतने ही है तृतीय तत्पुरुष समास, और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, आप मान के चलना। मैं इसके दो आपको सिद्धि करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए और आपको तृतीय तत्पुरुष समास हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। चलिए चलते हैं। इसी का हम एक, जो हमने शब्द जाना था उसी को जानने का प्रयास करेंगे। शंकुला
खंडः। ठीक है, इसमें लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह से तात्पर्य क्या है, मैंने बहुत बार बताया है। लौकिक विग्रह से तात्पर्य सीधा सीधा समास में जो विभक्तियां हैं, विभक्ति युक्त शब्दों को प्रयोग कर देना, ये लौकिक विग्रह होता है। तो लौकिक विग्रह इसमें संकुला खंडः, यानी कि सरौते से किया हुआ, सरौते के द्वारा किया हुआ खंड, ये इसका तात्पर्य हुआ। तो हम इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके सीधा ये प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा इसमें संकुलया खंडः। ठीक है, अब अलौकिक विग्रह में क्या होता है, अलौकिक विग्रह में हम सब जानते हैं कि जो तृतीय विभक्ति है, जो भी विभक्ति है, उसके सीधे प्रत्यय जो लगाए हैं, सुप प्रत्यय, उनका प्रयोग करके सीधे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो हम जानते हैं ये शंकुल है, शंकुला, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा, टा। सु औजस, याद कर लो इनको, सु औजस अम औक्षस टाभ्याम भेस, ये कौन से हैं, सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और ये खंड है हमारे पास, खंड में कौन सा हो जाएगा, सु हो जाएगा। अब सूत्रों की व्यवस्था करते हैं। यहां तक जब प्रयोग होता है तो इस सूत्र के द्वारा पहले नंबर पर प्रयोग किया जाता है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। सूत्र के द्वारा गुणवचन खंड का शंकुला सुबंत के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास होता है इस सूत्र के द्वारा, इसलिए हमें लिख नहीं रहा उसको, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है यहीं से, क्योंकि हम समास का अध्ययन करते हैं, जब समास हो जाता है तो सीधा प्रयोग होता है कृत तद्धित समासाश्च। समासाश्च, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और फिर तीसरा जो भी लगेगा, पहले नंबर पे ये है, या इसको याद रखना, भूल मत जाना, इसलिए छोड़ दिया मैंने खाली। सुपो धातु प्रातिपदिकयो, ये सूत्र लगेगा। जैसे ये सूत्र लगेगा तो जो धातु ये सुप हैं उनका लुक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शंकुला खंड। ये दूर दूर बचा। अब इनको हमें नजदीक लाना है, तो नजदीक लाने में इसको पहले रखें कि इसको पहले रखें, ये हमेशा समास में समस्या रहती है। तो इसके लिए यहां के बाद फिर पहला जो सूत्र लगता है वो लगता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, प्रथमा विभक्ति से जो सूत्र कहा गया हो उस शब्द के साथ में उस शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। तो हम जानते हैं यहां तृतीया जो शब्द है, पहला ही सूत्र है ये तृतीया जो शब्द है उसका उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो ये जो है तृतीय विभक्ति में प्रयोग भी होता है ये, ठीक, तो इसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो उपसर्जन संज्ञा होते ही क्या करेंगे, दूसरा सूत्र कहता है उपसर्जनम पूर्वम, यानी कि इसकी उपसर्जन संज्ञा होकर के पूर्व में रख लिया जाएगा। तो शंकुला खंड ये हमारे पास बन गया, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है खंडः। शंकुला खंड तो बन गया, ठीक। तो अब इसके बाद में एक फिर न्यास आता है। न्यास क्या है, एक देश विकृत मनन्यवत। यदि आपने पिछले देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस न्याय के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण बनी रहती है। जब प्रातिपदिक संज्ञा बनी रहती है तो दूसरा सूत्र कहता है, तो हम आ रहे हैं सुअउ जस अम आउट शस टाभ्याम विस गेभ्याम वैस, इस तरह से प्रयोग होकर के
यहां पर कौन सा प्रयोग हो जाएगा? शंकुला खंड सु, सु हो गया, सु लग गया। ठीक, अब उसके बाद में जो प्रक्रिया लगेगी, इसमें उपदेशे अजनुनास का इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जो उपदेश है, उपदेशे अजनुनास का इत से और तस्य लोपा से उनका लोप हो जाएगा। ठीक है, लोप होने पर बचेगा क्या हमारे पास? शंकुला खंड सा, ये बचेगा। अब सूत्र एक और लग जाएगा इसमें, इसीलिए मैं अलग अलग टुकड़े में बता रहा हूं आपको, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, या सीध में लिख दूं। शंकुला खंड सा, तो सूत्र लग जाएगा सा सा जुशो रू, ये सूत्र लग जाएगा। जैसे ही ये सूत्र लग जाएगा तो इस सा का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। तो शंकुला खंड रू, रू होते ही फिर दोबारा से ये दोनों सूत्र लग जाएंगे। उपदेश अजनुनास का इत और तत्सलोपा से इस रू से सभी हट करके केवल रा बचेगा। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र लग जाएगा बस अंतिम, खरवसानयो विसर्जनीया, खरवसानयो विसर्जनीया, दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा हो तो बोल रहा हूं मैं, खरवसानयोर विसर्जनीया, इस सूत्र के द्वारा इसका विसर्ग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा शंकुला खंडा। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण और देकर के आपको समझा देता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रक्रियाएं अलग हैं, इसमें थोड़ी ही अलग हैं। चलिए, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो समास बहुत ही सरल हो जाएंगे। बस क्रम से अध्ययन करते रहिए। किसी भी चीज में जब हम क्रम से लगते हैं तो चीजें ज्यादा कठिन नहीं होती। मैंने इसका गुणवचन का तो ये उदाहरण बता दिया। अब इसका दूसरा जो हिस्सा था अर्थ का, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा है ये धान्यार्थ, है ना, इसमें भी लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, धान्येन अर्थः, तो तृतीय विभक्ति है, धान्यः टा अर्थ सु, ये प्रक्रिया है। धान्य टा अर्थ सु, ठीक, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। इसमें हम सूत्र यही लगाएंगे, इसके द्वारा सीधे समास हो जाएगा। अर्थ का धान्य शब्द के साथ में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र के द्वारा। दूसरा कृत तद्धित समासाश्य, इसकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से, इसमें इन दोनों का सुप प्रत्यय है उनका लोप हो जाएगा। बचेगा हमारे पास धान्य अर्थ। अब इसके बाद में जो भी प्रक्रिया लगेगी, अब मैं बहुत छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले बता दी, उनको देख लेना आप। इसमें जो भी लगेगा वही प्रथमा निर्दिष्टम वाला, प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र लगने के बाद में उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी धान्य की, और उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्वम इसमें
प्रयोग होकर के ये दोनों एक हो जाएंगे, तो बन जाएगा ये धान्यार्थ। ठीक है, अब हमारे पास विसर्ग और लाने हैं। धान्यार्थ है, विसर्ग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रक्रिया है। एक देश विकृत मन से इसकी अक्षुण्ण रहेगी। सो वौ जस, इसमें से इसमें सु प्रत्यय हो जाएगा। सु प्रत्यय होने पर इसको यहां लिखूं सीध में, इससे समझ में आ जाए। धान्यार्थ सु, इससे क्या होगा, अगला जो सूत्र लगेगा, उपदेशे अजनुनासिका इत से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, धान्यार्थ सा। जब ये बचेगा तो सूत्र अगला हमारा फिर तैयार हो जाएगा, स सु जुसो रू, स स जुसो रू, इससे रू हो जाएगा, तो बन जाएगा ये धान्यार्थ रू। और फिर उपदेशी अजनुनासिका इत और तस्य लोपा से लोप होकर के ये जो रू है वो केवल रा बचेगा, और खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र के द्वारा इस रा का विसर्ग हो जाएगा, धान्यार्थः, ये प्रयोग हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। बहुत स्पीड से बताया है, बहुत शॉर्ट में लिखा है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। तो आपको पूर्ण रूप से आप तृतीय विभक्ति समझ में आ जानी चाहिए। तृतीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति के तत्पुरुष आज के लिए इतना। चतुर्थ विभक्ति के तत्पुरुष हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको इनके संपूर्ण उदाहरण चाहिए तो कमेंट के बॉक्स से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इनके उदाहरण लैपटॉप के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा, PDF फाइल के द्वारा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।